तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम बीटीटीएस की एपिसोड 64 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिल्फे डॉक्टर अपने कपड़े को उतार कर उसी पॉइजनस पूल में साजन के पास जा रहे थे। अब ये देखकर ये खून मेदुसा खांसते हुए पलट जाती है और लिटिल गर्ल जिया को भी घुमा लेती है। और अभी के लिए लिटिल गर्ल जिया अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर चोरी चोरी चुपके चुपके लिटिल फेई डॉक्टर को हैरान होकर देख रही थी। जिसके बाद खून मेदुसा लिटिल गर्ल जिया को खींचते हुए उस केव से बाहर लेकर चली जाती है। और इधर पूल में साउयन लिटिल फेई डॉक्टर को बिना कपड़ों में देखकर दूसरी तरफ घूम जाता है। और फिर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि तुम बिना कपड़ों की इस पूल में क्या कर रही हो। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि मैं तो तुम्हारी ब्लैक डिमन स्पॉट को सप्रेस करने में हेल्प करने के लिए आई हूँ। और अब ये सबके बाद लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि मैं अपने बॉडी को चैनल के तौर पर यूज करूंगी और ये सारा पॉइजनस वाटर और उसकी ये एनर्जी मेरे बॉडी से होते हुए डायरेक्ट तुम्हारे ब्लैक डिमन स्पॉट पर पॉइंट कर दूंगी, जिससे तुम्हारे बॉडी में ये ब्लैक डिमन स्पॉट इजीली सप्रेस हो जाएंगे। अब लिटिल फेई डॉक्टर साउयन की आंखें को बंद करवाकर पूल में उस पॉइजनस वाटर की सारी एनर्जी को सोखने लगती है। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर उस सारी एनर्जी को साउयन की चेस्ट में इस ब्लैक डिमन स्पॉट के आसपास एक सील बना देती है। और अभी सील को अपने आसपास फील करने के बाद ब्लैक डिमन स्पॉट से बहुत सारी ब्लैक लाइन निकल कर उस सील के साथ टकराने लगती है। मगर वो सारी ब्लैक लाइन्स लिटिल फेई डॉक्टर की टेक्निक को नहीं तोड़ पाती है। मगर थोड़ी ही देर में साउयन के बॉडी में उस ब्लैक डिमन स्पॉट से एक ब्लैक स्नेक निकल कर उस सील को एक जगह से तोड़ देता है। जिसके बाद लिटिल फेई डॉक्टर साउयन के चेस्ट पर अपनी बनाई हुई सील में अपनी ब्लड डाल देती है और इस ब्लैक डिमन स्पॉट को कम्प्लीटली सील करके छोटा कर देती है। और जैसे ही लिटिल फेई डॉक्टर उस ब्लैक डिमन स्पॉट को सील करती है, अभी साउयन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस सील के आसपास इकट्ठा हो जाती है। और साउयन की ये ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस सील से बाहर निकलने वाली लाइंस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर के लिटिल फेई डॉक्टर हैरान होकर कहती है कि साउयन ऑटोमेटिकली इस ब्लैक डिमन स्पॉट में सीबीएन की सारी दावती को रिफाइन करना चाहता है, मगर अभी के लिए उसको कम्प्लीटली रिफाइन नहीं कर पाएगा। मगर जिस ब्लैक लाइन को अभी रिफाइन कर रहा है उससे साउयन को प्योर दावती मिलेगी, जो कि साउयन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और अभी के लिए साउयन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस ब्लैक थ्रेड को कम्प्लीटली रिफाइन कर रही थी और उससे निकलने वाली सारी दावती साउयन के बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही थी। और अभी के लिए साउयन ने ब्लैक डिमन स्पॉट की सिर्फ एक ब्लैक लाइन को ही रिफाइन करना स्टार्ट किया था। मगर अभी के लिए साउयन उस पूरे ब्लैक स्पॉट को रिफाइन नहीं था कर सकता, क्योंकि साउयन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम की इस ब्लैक थ्रेड को रिफाइन करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो थी। अब साउयन सोचता है कि मेरे पास एक और हेवनली फ्लेम होती तो मेरे लिए इस डिमन स्पॉट को रिफाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मगर मेरे लिए एक और हेवनली फ्लेम को हासिल करना किसी लेजेंडरी 1000 लेवल के एक्सपर्ट्स को ढूंढने से कम मुश्किल नहीं होगा। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि साउयन के पास में तीसरी हेवनली फ्लेम भी है, जो कि मास्टर याओलाओ ने दी थी, बोन चिलिंग फ्लेम। वो फ्लेम साउयन के पास में है, लेकिन अभी मास्टर याओलाओ जिंदा है और इस बोन चिलिंग फ्लेम पर मास्टर याओलाओ का सोल इम्प्रिंट है। और वैसे भी मास्टर याओलाओ ने साउयन से कहा था कि जब मेरे सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो तब तुम्हारे माथे से वो सील खुद ही डिसअपीयर हो जाएगी। और तब के टाइम मेरी इस बोन चिलिंग फ्लेम को तुम अपनी दूसरी 2 हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज कर लेना और इसको रिफाइन कर लेना। मगर साउयन ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। और इधर साउयन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस डिमन स्पॉट की एक ब्लैक थ्रेड को रिफाइन कर रही थी, जिसमें कि साउयन के आधे से भी ज्यादा दावकी लग गई थी। और जब साउयन उस ब्लैक लाइन को कम्प्लीटली रिफाइन कर लेता है तो उसमें से एक प्योर दावकी का क्लस्टर बाहर निकलता है, जिसको कि साउयन अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके अपने फ्लेम मंत्रा की पाथ में सर्कुलेट करवाता है, जिससे वो दावकी साउयन के बॉडी में पूरी तरह से फैल गई थी। और तभी लिटिल फेई डॉक्टर, जो कि पूल से बाहर आ चुकी थी, वो नोटिस करती है कि साउयन का ऑरा पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और अब इसके साथ ही साउयन उस पॉइजनस पूल से बाहर आ जाता है। और लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से पूछती है कि इस डार्क पॉइजन स्पॉट के एक थ्रेड को रिफाइन करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ी है। जिस पर साउयन उसे बताता है कि मैं 2 लेवल के 2 स्टार के पीक पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर खुश होकर कहती है कि तो अगर तुमने फ्यूचर में इस डिमन स्पॉट को कम्प्लीटली रिफाइन कर लिया तो फिर देखना तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद साउयन अपनी चेस्ट पर उस डिमन स्पॉट को छूते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इसको कम्प्लीटली रिफाइन कर लेने के बाद शायद मैं 2 लेवल के 9 स्टार के पीक पर पहुंच जाऊंगा। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर फिक्रमंद होते हुए साउयन को बताती है कि तुम्हारी चेस्ट पर वो सील मैंने बनाई है, मगर ये सील तुम्हारे डिमन स्पॉट को सिर्फ 2 साल तक रोक पाएगी। और इन 2 सालों में हमें किसी इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढकर तुम्हारी बॉडी में से इस डिमन स्पॉट को रिजॉल्व करवाना होगा, वरना 2 सालों बाद ये सील खुद पर खुद ही खत्म हो जाएगी। जिस पर साउयन सोचता है कि अगर मैं किसी 1000 लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढने की बजाय अगर मैं कोई थर्ड टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम को ढूंढ लूं और इसको रिफाइन कर लूं तो मैं ऑटोमेटिकली इस डिमन स्पॉट को रिफाइन कर पाऊंगा। और हेवनली फ्लेम को ढूंढना किसी इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढने से ज्यादा फायदेमंद है मेरे लिए। और अब लिटिल फेई डॉक्टर साउयन को बताती है कि इस पूरे नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन में मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी इलाइट 1000 लेवल का एक्सपर्ट नहीं है। और वैसे भी जिन फैक्शंस में इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट होते हैं वो दावकी कॉन्टिनेंट की टॉप टायर की फैक्शंस होती है। और वैसे भी अभी के लिए हमारा जामा एम्पायर और चुइन एम्पायर दावकी कॉन्टिनेंट के एक छोटे से कॉर्नर में है। जिस पर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि परेशान ना हो, अभी भी हमारे पास 2 साल बाकी है। और अब इसके साथ ही
साउयन की दिमाग की बत्ती जलता है और वो कहता है कि फैन जुनजी, और ये नाम एक बार इनर एकेडमी के फर्स्ट इलर सुकियान और मेरे मास्टर याओलाओ ने लिया था। और ये फैन जुनजी एक लेजेंडरी 1000 लेवल का एक्सपर्ट है। और तब के वक्त मास्टर याओलाओ ने कहा था कि फैन जुनजी मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर मैं मास्टर की दोस्त को ढूंढ भी लूं तो वो भला मेरी मदद क्यों करेगा, क्योंकि दाओकी कॉन्टिनेंट में कोई भी किसी की मदद पावर और अपना फायदा देखे बगैर नहीं करता। और मैं एक इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट के नजरों में कुछ भी नहीं। लेकिन फर्स्ट इलर सुकियान ने यह भी तो कहा था फैन जुनजी मास्टर याओलाओ के एक पक्के दोस्त थे। और मास्टर याओलाओ को डिसअपीयर होने के बाद फैन जुनजे पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में सालों तक ढूंढते रहे थे। और मास्टर याओलाओ भी कहते थे कि फैन जुनजे के साथ मेरा जीने मरने का रिश्ता है, और अगर मैं लेजेंडरी फैन जुनजी को ढूंढना भी चाहूँ तो इतने बड़े दाओकी कॉन्टिनेंट में उन्हें कहाँ पर ढूंढूंगा। और हो सकता है जब मैं उनसे मिलूं तो मास्टर याओलाओ की वजह से मेरी हेल्प भी कर दे। बट प्रॉब्लम तो ये है मुझे ये फैन जुनजी मिलेगा कहाँ, और या मैं इस फैन जुनजी को ढूंढूंगा कैसे। क्या मुझे उनसे मिलने के लिए ये खबर फैला देनी चाहिए कि मैं मास्टर याओलाओ का डिसाइपल हूँ, तो तब फिर फैन जुनजी से पहले मेरे तक हॉल ऑफ सोल की ऑर्गेनाइजेशन के लोग पहुंच जाएंगे, और तब मेरी एंडिंग बहुत ही ज्यादा डरावनी होगी। और अब साउयन लिटिल फेरी डायरेक्टर से पूछता है कि काइलिन और लिटिल गर्ल जिया कहाँ पर है, जिसके बाद लिटिल फेरी डायरेक्टर साउयन को उस केव से बाहर लेकर आता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया थी। अब क्वीन मेडुसा साउयन को देखकर एक सुक्का सांस लेकर पूछती है कि क्या तुम लोगों ने इस डीमन स्पॉट को सील कर लिया, जिस पर साउयन अपना सर हाँ में हिलाते हैं। और फिर साउयन लिटिल फेरी डायरेक्टर को देखकर क्वीन मेडुसा को बताता है कि लिटिल फेरी डायरेक्टर सही कह रही थी कि ये डीमन स्पॉट बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है। मैंने सिर्फ इसके एक थ्रेड को रिफाइन करने के लिए आधी से भी ज्यादा दाओकी लगा दिया, मगर इसको रिफाइन करने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा प्योर दाओकी मिली और उससे मेरा लेवल अप भी हो गया। अब क्वीन मेडुसा बड़ी फिक्रमंद होकर लिटिल फेरी डायरेक्टर से पूछती है कि साउयन के चेस्ट में ये डीमन स्पॉट इरप्ट होने में अब कितना टाइम लगा, जिस पर साउयन सोचता है कि यार ये औरत मेरे लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो गई है और ये कहीं फिर अब लिटिल फेरी डायरेक्टर से लड़ना पड़े। अब लिटिल फेरी डायरेक्टर क्वीन मेडुसा को बताती है कि साउयन के पास अब 2 इयर्स का टाइम बचा हुआ है, जिस पर क्वीन मेडुसा फिक्रमंद होते हुए ये कहती है कि हमें फिर इन 2 सालों के अंदर अंदर साउयन के लिए किसी इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढना ही होगा, ताकि वो एक्सपर्ट साउयन के बॉडी में से इस डीमन स्पॉट को निकाल सके। और फिर क्वीन मेडुसा आक्रू अंदाज में लिटिल फेरी डायरेक्टर को बोलती है, ए क्या तुम 2 सालों बाद भी इस डीमन स्पॉट को दोबारा से सील कर लोगी, जिस पर लिटिल फेरी डायरेक्टर क्वीन मेडुसा को बताती है कि इस डीमन स्पॉट को एक बार ही सील किया जा सकता है और मैंने जिस टेक्निक का यूज किया है वो भी इस पर एक बार ही काम करेगी। अब लिटिल फेरी डायरेक्टर की ये बात को सुनकर के क्वीन मेडुसा को लिटिल फेरी डायरेक्टर पर रह रहकर गुस्सा आ रही थी, और इधर साउयन क्वीन मेडुसा की गुस्से वाली एक्सप्रेशन को देखकर के समझ जाता है कि अब उसकी क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डायरेक्टर को खरी खरी सुनाने वाली है। इससे पहले ही साउयन आगे बढ़कर कहता है कि अभी ये सब कुछ कहना बेफायदा है, हम इन सब मैटर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे एक इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढना है। और अभी के लिए काइलिन और लिटिल फेरी डायरेक्टर और लिटिल गर्ल जी या तुम्हें इस बैटल के बाद रेस्ट करनी चाहिए, जो सुनकर के लिटिल फेरी डायरेक्टर वहाँ पर से जाने लगती है। और इधर साउयन लिटिल फेरी डायरेक्टर को जाते हुए देख बड़े प्यार से क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि लिटिल फेरी डायरेक्टर ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, तुम प्लीज इससे झगड़ा ना किया करो। जिस पर क्वीन मेडुसा कुछ नहीं बोलती और वो डायरेक्ट साउयन से पूछती है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है, कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और वेट करोगे। जिस पर साउयन कहता है कि आज के दिन के लिए हमें रेस्ट करनी चाहिए और फिर हम कल उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर का मुंह खुलवाएंगे और उससे फिर हॉल ऑफ सोल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और मैं उनसे अपने फादर और मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा। और अब ये सुनकर के क्वीन मेडुसा थोड़ा शांत हो जाती है और फिर हम देखते हैं साउयन को एक सीक्रेट रूम में कल्टीवेट कर रहा था। और फिर साउयन अपनी आंखें को खोलकर अपनी चेस्ट पर डीमन स्पॉट को देखकर कहता है कि राइट दाउजोन। और फिर साउयन हंसकर कहता है कि मुझे अभी के लिए कोई थर्ड टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मेरे पास अपनी 3 हेवनली फ्लेम होगी तो मेरे लिए इस डीमन स्पॉट को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा और मुझे इसको रिफाइन कर लेने के बाद बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी होंगे। अब साउयन अपनी स्टोरेजिंग में से कुछ एंसेंट मैप को बाहर निकालकर देखने लगता है और तभी साउयन को मैप पर एक ब्लैक लोटस नजर आता है, जो देखकर के साउयन कहता है कि ये ब्लैक लोटस और कुछ नहीं बल्कि ये तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक्स लोटस फ्लेम है, जो कि हेवनली फ्लेम इंग्रेडिएंट में 3rd रैंक पर आती है। और अभी के लिए साउयन के पास ग्रीन लोटस कोर फ्लेम थी, जो कि हेवनली रैंकिंग में 19th नंबर पर आती है, और साउयन की दूसरी फ्लेम जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम थी, जो कि हेवनली रैंकिंग में 14th नंबर पर आती है। और इसी के साथ साउयन के पास में मास्टर याओलाओ की बोन सीलिंग फ्लेम भी थी, जो कि हेवनली रैंकिंग में 11th नंबर पर आती थी। और अगर साउयन को मास्टर याओलाओ की बोन सीलिंग फ्लेम को टक्कर देना है तो साउयन को अपने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम को मिलाकर मास्टर याओलाओ के बोन सीलिंग फ्लेम को टक्कर दे पाएंगे। और अब साउयन सोचता है कि जब मास्टर याओलाओ की बोन सीलिंग फ्लेम की इतने डिस्ट्रक्टिव पावर है तो फिर इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक्स लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग होगी, जो कि हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है। और गाइस, अगर आप सभी को हेवनली फ्लेम पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो इस वाले वीडियो में कमेंट करके जरूर से बता देना, तो फिर मैं पूरे हेवनली फ्लेम के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद आप सभी को पूरे हेवनली फ्लेम के बारे में पता चल जाएगा और साउयन को कौन कौन से हेवनली फ्लेम और कहाँ कहाँ पर मिलने वाला है इन सभी चीजों के बारे में भी पता चल जाएगा। और अब इधर साउयन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और वो सोचता है कि एक बार उन्हें मास्टर ने टॉप 5 हेवनली रैंकिंग के बारे में बताया था और मास्टर ने यह भी बताया था कि मेरे इरा में शायद ही किसी ने कभी इन 5 हेवनली फ्लेम को देखा हो। और तब के टाइम मास्टर याओलाओ को अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड था और मास्टर टॉप 5 हेवनली रैंकिंग
रैंकिंग में से किसी एक हेवनली फिल्म को हासिल करना चाहते थे, मगर बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद मास्टर को टॉप 5 हेवनली फिल्म्स तो क्या टॉप 10 हेवनली फिल्म में से भी कोई एक भी हेवनली फिल्म नहीं मिली। तो फिर जाकर के मास्टर बोन चिलिंग फिल्म को चुना, जो कि मास्टर के नजदीक लोअर ग्रेड की हेवनली फिल्म थी, मगर मास्टर ने उसको भी बहुत ही मुश्किल से रिफाइन किया था, क्योंकि हेवनली फिल्म कोई मामूली सी चीज नहीं जो कि सभी लोग रिफाइन कर ले। इसको रिफाइन करने में अच्छे अच्छे को ऊपर पहुंचा देता है। अब सयन मास्टर यालॉग की सभी बातें को याद करके एक सुक्का सांस लेता है, और अभी के लिए सयन के पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फिल्म जैसी रैंक 3 की हेवनली फिल्म को ढूंढने के लिए जो मैप था उसके सिर्फ सयन के पास 3 हिस्से थे, और अभी के लिए सयन के पास उसका चौथा हिस्सा नहीं था। अब सयन सोचता है कि किसी को भनक भी लग गई कि मेरे पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फिल्म के मैप फ्रेगमेंट में से 3 मैप के हिस्से हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सयन कहता है कि मैं दौकी कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत ही कम ही जानता हूँ, तो फिर मैं इस मैप के लास्ट फ्रेगमेंट को कैसे ढूंढूंगा। और फिर सयन कहता है कि मुझे किसी को ढूंढना होगा जिस पर मुझे पूरा यकीन हो और उसको पूरे दौकी कॉन्टिनेंट का बहुत ही अच्छा नॉलेज भी हो। लेकिन तभी सयन के दिमाग में इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सुकियान का नाम आता है, और वो सोचता है कि हेवनली फिल्म के रिलेटेड मुझे फर्स्ट एल्डर सुकियान से अच्छा गाइड कोई नहीं कर सकता, और अगर मुझे हेवनली फिल्म के रिलेटेड कोई न्यूज ना भी मिली तो फिर भी जियानन एकेडमी के हेड मास्टर एक इलायर दोजोंग है, अगर मैं उनसे मिलने में कामयाब हो गया तो वो मेरी डिमेन स्पोर्ट को निकालने में हेल्प जरूर करेंगे। और वैसे भी मुझे इनर एकेडमी में वापस गए हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, और अगर मैं वापस जाकर फॉलन हार्ट फिल्म के बड़े बड़े क्लस्टर ना भरे जो कि क्यूई रिफाइनिंग टावर में यूज होते हैं तो फर्स्ट एल्डर सुकियान मुझसे नाराज हो जाएंगे। और अब तो मुझे लगता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में मुझे जाना ही होगा, और वैसे भी ब्लैक कॉर्नर रीजन दौकी कॉन्टिनेंट के मिड में है, और वहाँ पर से हेवनली फिल्म से रिलेटेड मेरे लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और अब ये सब कुछ सोचते हुए सयन अपनी सारी मैप को अपनी स्टोरेजिंग में रख कर रूम से बाहर आ जाता है, और बाहर सयन क्वीन मेडुसा को अपने प्लान के बारे में बताता है। और जब क्वीन मेडुसा सयन की सारी प्लान के बारे में सुनता है तो वो हैरान होकर सयन से कहती है कि क्या तुम सच में ब्लैक कॉर्नर रीजन में जा रहे हो, जिस पर सयन कहता है कि हाँ, और इनर एकेडमी के हेड मास्टर एक इलायर दोजोन है, और अगर मैं उनसे मिल पाया तो मैं हेल्प उनसे जरूर मांगूंगा। और अब सयन की ये बात को सुनकर के लिटिल गर्ल जी अपना मुंह बनाकर कहती है कि वो ओल्ड फैलो वो तो मेरे इतने सालों इनर एकेडमी में होते हुए सिर्फ एक बार अपेयर हुआ था, और मैंने सिर्फ उसको एक बार ही देखा था, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो बूढ़ा तुम्हें शायद ही मिलेगा। जिस पर सयन कहता है कि मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, और अगर मैं हेड मास्टर से ना भी मिल पाया तो मैं एक और हेवनली फिल्म से रिलेटेड फर्स्ट एल्डर सुकियान से इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, और अगर मैं एक और हेवनली फिल्म हासिल कर पाया तो फिर मुझे इस डिमेन स्पोर्ट को ठीक करने के लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये सुनकर के क्वीन मेडुसा खुश होकर कहती है कि जैसा कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में जमा एम्पायर से 100 गुना ज्यादा लाइफ रिस्क होता है, तो इसीलिए तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो सुनकर के सयन कहता है कि मेडुसा अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मेरा ही फायदा है, मगर फिर जमा एम्पायर में स्नेक पुल रेस और यंग अलायंस और मेरे साउथलैंड को ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं बचेगा, और इन सभी के सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ही कह सकता हूँ। और वैसे भी हॉल ऑफ सोल ने मेरे साउथलैंड के लिए बहुत सारे प्लान बनाकर रखे हैं, और अगर तुम भी मेरे साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में आ गई तो फिर साउथलैंड को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, और तब के वक्त हॉल ऑफ सोल मेरे साउथलैंड पर अटैक भी कर दे। इसलिए मेडुसा तुम यहीं रहकर जमा एम्पायर और साउथलैंड के मामला को देखो। जिस पर क्वीन मेडुसा जो कि सयन को अकेले ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाने नहीं देना चाहती थी, मगर सयन अभी के लिए जो कह रहा था वो सब ठीक भी था कि अभी के लिए यंग अलायंस में एक दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को होना चाहिए। लेकिन क्वीन मेडुसा को सयन के लिए सिक्योरिटी की बहुत ही ज्यादा चिंता थी। वो नहीं चाहती थी कि सयन ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसी किसी जिसकी प्लेस पर अकेला ही चला जाए। और अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को टेंशन में देख कर आगे बढ़कर कहती है कि सयन क्या तुम्हें मैं कंपनी दे सकती हूँ तुम्हारे इन सारे जर्नी में, क्योंकि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे पोजन सेट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अब सयन लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर के काफी ज्यादा हैरान था। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वैसे भी मेरे वो फुल पोइजनस बॉडी किसी भी टाइम अरप्ट हो जाएगी, और कौन जाने सयन तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो, और अगर तब मेरे साथ कोई इश्यू हुआ तो कौन मेरी वो फुल पोइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करेगा। अब सयन लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश था, और सयन कहता है कि चलो मुझे एक इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर की कंपनी मिल चुकी है, और इससे सयन की काफी ज्यादा हेल्प भी हो जाएगी। और अब सयन लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात पर गीट कर देते हैं। और इधर क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश थी, और वो जानती थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर उसके जितने ही स्ट्रॉन्ग है, और वो सयन को हमेशा प्रोटेक्ट भी करेगी। और अब सयन छोटा पैकेट जिया को सर में एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि इस पिद्दी को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि मैं एल्डर सुकियान को बता सकूं कि इस छोटे पैकेट को अपने जमा एम्पायर में कितने अच्छी तरीके से रखा हुआ था। और अब लिटिल गर्ल जिया जल्दी से सयन के उन थप्पड़ से बच निकलती है, और क्वीन मेडुसा ये सब देख करके एक स्माइल कर देती है, और वो सोचती है कि लिटिल गर्ल जिया एक दोवंग लेवल की एक्सपर्ट है, ये भी सयन की काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और अब क्वीन मेडुसा सयन से पूछती है कि तो फिर तुम कब जा रहे हो, जिस पर सयन कहता है कि हम कल ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए निकलेंगे, और आज के लिए हम पहले इस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ताई के मुंह से हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा ले। अब सयन अपनी स्टोरेज में से एक जेट की बोतल निकाल लेता है, जो देखकर के लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्टर ताई से दिल ही दिल में डर लग रहा था। मगर सयन क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर की रिएक्शन को देख करके हंस पड़ा था। और अब सयन जेट की बोतल पर से
अपनी फायर शील्ड को हटा देता है, जिसके बाद प्रोटेक्टर ताई की सोल बॉडी उस जेट की बोतल में से बाहर आ जाता है और वो बाहर आते ही काफी स्पीड से दरवाजे की तरफ उड़ने लगता है ताकि वो साउयन, क्वीन मेडुसा और ईगल पे डॉक्टर से बचकर भाग पाए। मगर जैसे ही प्रोटेक्टर ताई दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो एक इनविजिबल फ्लेम के बैरियर से टकरा जाता है, जिससे प्रोटेक्टर ताई दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। अब साउयन की इनविजिबल फ्लेम जो की थी फॉलन हार्ट फ्लेम, वो प्रोटेक्टर ताई की सोल बॉडी को हर तरफ से घेर कर कैद कर लेती है। और अब साउयन प्रोटेक्टर ताई को डरा हुआ और सहमा हुआ देख करके कहता है, प्रोटेक्टर ताई तुम्हें आखिर भागने की इतनी जल्दी क्यों है? अब प्रोटेक्टर ताई अपने आसपास साउयन की फॉलन हार्ट फ्लेम की बैरियर को देख करके डरते हुए साउयन से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? याद रखना, मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी सोल बॉडी में एक स्पिरिचुअल इंप्रिंट छोड़ा हुआ है और अगर तुमने मुझे किल कर दिया तो मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाएगा और तब के टाइम पर हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक इन्फोर्समेंट तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। जिस पर साउयन हंसते हुए प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि मैं तो बस तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ और अगर तुमने मेरे क्वेश्चंस के सही सही आंसर कर दिए तो मैं तुम्हें किल नहीं करूंगा। जिस पर प्रोटेक्टर ताई बहुत ही ज्यादा खुश होकर साउयन से कहता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, जल्दी से पूछ लो। जिसके बाद साउयन एक कुर्सी पर बैठकर प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि तुम मुझे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे। जिस पर प्रोटेक्टर ताई साउयन से कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए? और फिर प्रोटेक्टर ताई सोचता है कि सभी के दाव की कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करते और उससे पंगा नहीं लेते और ये पहला लड़का है जो कि मेरे हॉल ऑफ सोल के बारे में जानने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अब इसके साथ ही प्रोटेक्टर ताई साउयन को डराते हुए कहता है कि लड़के, तुम कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और ये शायद इसीलिए है कि तुम्हारे साइड पर ये दो इलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है, मगर तुम लोग मेरे हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन के नजरों में इन सब को और तुम्हें खत्म करना ऐसा है जैसा कि मच्छर को मारना हो। इसलिए लड़के, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो वरना। मगर प्रोटेक्टर ताई को इतना कहते ही साउयन अपने फॉलन हार्ट फ्लेम से उसको जलाने लगता है और वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। अब साउयन आधे मिनट तक प्रोटेक्टर ताई को जलाने के बाद जब साउयन उसके सोल को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब साउयन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि ये मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं था और हाँ, तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें किल करने से पहले इस तरह से तरपा कर मारूंगा, इसलिए जल्दी बको जो तुम्हें बकना है। जिस पर प्रोटेक्टर ताई साउयन को गुस्से में देखते हुए साउयन से कहता है कि ठीक है, तुम हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या जानना चाहते हो? जिस पर साउयन कहता है कि तुम्हारी ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कितनी है और वहाँ पर कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, जल्दी जल्दी बताओ, ये वीडियो खत्म होने वाला है। जिस पर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और अभी के लिए मुझे ठीक तरीके से पता भी नहीं है। जिस पर साउयन कहता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका अगला एपिसोड कल ही आ जाएंगे। तब तक के लिए खाओ पियो मस्त रहो।